सोचिए, हम जब भी सेहत की बात करते हैं तो विटामिन्स की बात होती है, मिनरल्स की बात होती है, जो हमारे खाने में है। लेकिन वो खाना आता कहाँ से है? जमीन से। और हमारे पैरों के नीचे की वो जमीन, वो मिट्टी, सिर्फ मिट्टी नहीं है। वो एक जीता जागता बहुत ही कॉम्प्लेक्स रासायनिक कारखाना है। एक ऐसा कारखाना जो ये तय करता है कि हमारी थाली में कितना पोषण पहुंचेगा। आज हमारे पास मृदा विज्ञान यानी सॉइल साइंस पर एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा दस्तावेज है, और हमारा मकसद है इस उलझे हुए टॉपिक को थोड़ा आसान बनाना और इसके सबसे ज़रूरी हिस्सों को सामने लाना। ये उन सभी के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस विषय से जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस कारखाने के कुछ अदृश्य लेकिन सबसे ज़रूरी कार्यकर्ताओं, सूक्ष्म पोषक तत्वों यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट की दुनिया को समझते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ पौधों या मतलब खेती की बात नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। मिट्टी में जो होता है वो पौधों में आता है, जो पौधों में होता है वो जानवरों में और फिर इंसानों में आता है। तो मिट्टी का स्वास्थ्य सीधे सीधे हम सबके स्वास्थ्य से जुड़ा है। आज हम यही जानेंगे कि ये तत्व क्या हैं, मिट्टी में आते कहाँ से हैं और इनकी कमी आज भारतीय कृषि और हमारी सेहत के लिए इतनी बड़ी चुनौती क्यों बन गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आखिर हैं क्या? मुझे हमेशा इस माइक्रो या सूक्ष्म शब्द को लेकर थोड़ी उलझन होती है। क्या इसका मतलब ये है कि ये कम जरूरी है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। सूक्ष्म का मतलब कम जरूरी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि पौधों को इनकी जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है। अच्छा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन या फास्फोरस के मुकाबले में? हाँ, उनके मुकाबले बहुत ही कम, लेकिन इनकी भूमिका बहुत बड़ी और अनिवार्य है। इनके बिना पौधा अपना जीवन चक्र यानी बीज से वापस बीज बनाने तक का सफर पूरा ही नहीं कर सकता। ये उन छोटे छोटे पुर्जों की तरह हैं जिनके बिना एक बड़ी मशीन ही ठप पड़ जाए। अच्छा, तो मात्रा में कम पर काम में दम। स्रोत में 8 जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्वों की एक सूची दी गई है। लोहा, मैंगनीज, आयरन, मैंगनीज, हाँ, जस्ता, जिंक, तांबा, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, निकेल और क्लोरीन। हाँ, ये सूची तो याद रखने वाली लगती है, खासकर परीक्षा के लिहाज से। बिल्कुल। और यहाँ जो बात इसे और भी फैसिनेटिंग बनाती है वो ये है कि इनका महत्व सिर्फ पौधों तक नहीं है। स्रोत में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि जब मिट्टी में इनकी कमी होती है तो ये पूरी खाद्य श्रृंखला में फैल जाती है। जैसे जिंक की कमी। ये सिर्फ पौधों की पैदावार कम नहीं करती, बल्कि एक वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है। जब हमारे अनाज में जिंक कम होता है तो इंसानों में, खासकर बच्चों में, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, विकास रुक जाता है। तो मिट्टी की ये कमी सीधे हमारी सेहत पर हमला करती है। ठीक है, तो ये तत्व जरूरी है, ये तो साफ हो गया। लेकिन ये मिट्टी में आते कहाँ से हैं? ये कोई खाद तो है नहीं जो हम ऊपर से डालते हैं। इनका प्राकृतिक स्रोत क्या है? इनका असली और मूल स्रोत है चट्टानें, जिन्हें हम पेरेंट रॉक्स कहते हैं। हजारों लाखों सालों में जब ये चट्टानें टूटती हैं, मौसम की मार झेलती हैं, तब जाकर मिट्टी बनती है। और जैसी चट्टान होगी उसके अंदर जो खनिज होंगे वही उस मिट्टी का चरित्र तय करेंगे। बिल्कुल। इसीलिए किसी जगह की मिट्टी में कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व ज्यादा होंगे और कौन से कम, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो मिट्टी किस चट्टान से बनी है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब मिट्टी की अपनी एक विरासत है, एक डीएनए है जो उसे चट्टानों से मिलता है। स्रोत में इन तत्वों को उनके रासायनिक स्वभाव के आधार पर 3 ग्रुप्स में बांटा गया है: लिथोफाइल, साइड्रोफाइल और चाल्कोफाइल। ये सुनने में थोड़े मुश्किल शब्द लगते हैं। चलिए इन्हें आसान बनाते हैं। ये भू रसायन यानी जियोकेमिस्ट्री का वर्गीकरण है और ये समझने में मदद करता है कि कौन से तत्व एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। पहला है लिथोफाइल। लिथो का मतलब है पत्थर। तो ये वो तत्व है जो सिलिकेट खनिजों यानी चट्टानों के जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनके साथ पाए जाते हैं, जैसे मैंगनीज और बोरॉन। ओके, तो लिथो मतलब पत्थर। दूसरा है साइड्रोफाइल। मुझे याद है साइड्रो शब्द लोहे से जुड़ा होता है, जैसे फेरिक। तो क्या इनका लोहे से कोई लेना देना है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। साइड्रोफाइल वो तत्व हैं जिन्हें लोहे से लगाव होता है। ये अक्सर लोहे के साथ पाए जाते हैं, जैसे खुद लोहा, निकल और कोबाल्ट। और तीसरा हमें बताता है कि प्रकृति में ये तत्व अक्सर ग्रुप्स में मिलते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत के किसी एक हिस्से में,
जहां एक ही तरह की चट्टानें हैं, जैसे दक्कन का पठार जो आग्नेय चट्टानों यानी इग्नियस रॉक्स से बना है, वहां एक खास तरह के पोषक तत्वों की कमी या अधिकता मिलने की संभावना ज्यादा होगी? बिल्कुल, यही इसका प्रैक्टिकल पहलू है। स्रोत के आंकड़े यही बताते हैं। आग्नेय चट्टानों में अक्सर मैंगनीज और कोबाल्ट ज्यादा होता है, जबकि जो अवसादी चट्टानें हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे शेल, उनमें जस्ता और निकल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो भारत के अलग-अलग भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में मिट्टी का मिनरल प्रोफाइल अलग-अलग होता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हुई थ्योरी की बात कि ये तत्व चट्टानों से आते हैं और उनका एक रासायनिक स्वभाव होता है। लेकिन जब इसे भारत की जमीन पर उतार कर देखते हैं तो असल कहानी क्या है? स्रोत में एक बहुत बड़ी स्टडी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना का जिक्र है। उसके नतीजे क्या कहते हैं? यहाँ आकर कहानी थोड़ी गंभीर हो जाती है। इस परियोजना के तहत पूरे भारत से मिट्टी के लाखों नमूने लिए गए और उनका विश्लेषण किया गया, और नतीजे चौंकाने वाले थे। पता चला कि भारत की लगभग 49% मिट्टी में जिंक की कमी है। एक मिनट, 49%? मतलब देश की लगभग आधी खेती की जमीन में एक जरूरी पोषक तत्व की कमी है। ये तो बहुत बड़ा संकट है। मुझे लगा था कि यह समस्या कुछ छोटे-मोटे इलाकों में होगी। ये तो एक तरह की अदृश्य महामारी लगती है। यह वाकई एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये सिर्फ जिंक की कहानी नहीं है। जिंक के बाद बोरॉन की कमी सबसे व्यापक है, जो करीब 33% मिट्टी के नमूनों में पाई गई। इसके बाद लोहा 13%, मॉलिब्डेनम 7% और मैंगनीज 4% का नंबर आता है। यह दिखाता है कि हमारी मिट्टी धीरे धीरे पोषक तत्वों के मामले में गरीब होती जा रही है। स्रोत में दिए गए चार्ट्स भी यही दिखाते हैं कि यह समस्या पूरे देश में है, लेकिन कुछ राज्यों में ज्यादा गंभीर है। जैसे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जिंक की कमी बहुत ज्यादा है, जबकि पश्चिम बंगाल और बिहार में बोरोन एक बड़ी समस्या है। पर सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है? भारत में तो हजारों सालों से खेती हो रही है। ये समस्या अचानक इतनी बड़ी क्यों हो गई? हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? आप समस्या की जड़ तक पहुंच गए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारी खेती करने का आधुनिक तरीका, जिसे हम गहन खेती या इंटेंसिव कल्टीवेशन कहते हैं। हरित क्रांति के बाद हमारा पूरा ध्यान अधिक उपज देने वाली किस्मों पर चला गया। ये किस्में एक तरह से भूखी होती हैं। वो मिट्टी से बहुत ज्यादा पोषक तत्व खींचती हैं। मतलब हम पैदावार तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत मिट्टी चुका रही है। बिल्कुल। और इस समस्या को और बढ़ाता है हमारा उर्वरकों के प्रति असंतुलित नजरिया। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ एनपीके पर है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। हम हर साल ट्रैक्टर भर भर के एनपीके तो खेत में डाल देते हैं, लेकिन उन सूक्ष्म पोषक तत्वों का क्या जो फसल के साथ कटकर खेत से बाहर चले गए? हम उन्हें वापस नहीं डालते। हाँ, नतीजा मिट्टी का जो खजाना था उसका बैंक बैलेंस धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। हम मिट्टी से कर्ज तो ले रहे हैं, पर उसे चुका नहीं रहे। तो हम मिट्टी के बैंक अकाउंट से लगातार निकासी कर रहे हैं बिना कुछ जमा किए। लेकिन मैंने स्रोतों में कुछ और भी पढ़ा जो इससे भी ज्यादा जटिल लगा। वो ये कि मिट्टी में किसी तत्व का होना ही काफी नहीं है। जरूरी यह है कि क्या पौधा उसे इस्तेमाल कर सकता है। ये उपलब्धता या अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? ये इस पूरे विषय का सबसे तकनीकी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ऐसे समझिए कि आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हो, लेकिन आपका एटीएम कार्ड काम ना कर रहा हो, तो वो पैसा आपके लिए बेकार है। ठीक है। मिट्टी के साथ भी ऐसा ही है। मिट्टी में कुल जिंक की मात्रा शायद बहुत हो, लेकिन अगर वो ऐसे रासायनिक रूप में है जिसे पौधे की जड़ें सोख नहीं सकती, तो वो अनुपलब्ध है। पौधे के लिए वही मात्रा मायने रखती है जो उपलब्ध हो। तो इस उपलब्धता को कौन सी चीजें नियंत्रित करती हैं? कौन है जो एटीएम मशीन को चालू या बंद करता है? कई कारक हैं, लेकिन सबसे बड़ा खिलाड़ी है मिट्टी का पीएच। पीएच हमें बताता है कि मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय, और इसका सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता पर सीधा असर पड़ता है। एक सामान्य नियम है, और ये परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है जी, कि जैसे जैसे मिट्टी का पीएच बढ़ता है, यानी वो ज्यादा क्षारीय होती जाती है, ज्यादातर धात्विक सूक्ष्म पोषक तत्वों लोहा, मैंगनीज, जस्ता और तांबा की उपलब्धता घट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्यादा पीएच पर ये तत्व अघुलनशील यौगिक मतलब इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बना लेते हैं। सरल भाषा में कहें तो वे लॉक्ड हो जाते हैं। वे पानी में घुलते नहीं, इसलिए पौधे की जड़ें उन्हें सोख नहीं पाती। क्या ये नियम सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों पर लागू होता है या इस ग्रुप में कुछ विद्रोही हैं? एक बहुत बड़ा विद्रोही है,
और ये प्रतियोगी परीक्षाओं का एक क्लासिक सवाल है, क्योंकि ये ट्रेंड के खिलाफ जाता है। वो है मोलिब्डेनम। अच्छा। बाकी तत्वों के विपरीत मोलिब्डेनम की उपलब्धता पीएच बढ़ने के साथ बढ़ती है, घटती नहीं। इसलिए अम्लीय मिट्टी में अक्सर मोलिब्डेनम की कमी पाई जाती है, जबकि क्षारीय मिट्टी में ये आसानी से उपलब्ध होता है। ठीक है, तो पीएच एक बड़ा फैक्टर है। स्रोतों में इन जटिल P+ pH डायग्राम का भी जिक्र है। ईमानदारी से कहूं तो वो किसी भौतिकी की किताब के ग्राफ जैसे लगते हैं। क्या आप उसे हमारे लिए थोड़ा सरल कर सकती हैं? जरूर। इन P+ pH डायग्राम को एक तरह का पोषक तत्व का मौसम बताने वाला नक्शा समझिए। मौसम का नक्शा? हाँ, जैसे मौसम का नक्शा बताता है कि कब बारिश होगी और कब धूप खिलेगी, वैसे ही ये डायग्राम बताता है कि मिट्टी के किस पीएच और ऑक्सीजन लेवल, जिसे हम ऑक्सीकरण अवकरण अवस्था या रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं, उसके मौसम में कौन सा पोषक तत्व पौधे के लिए उपलब्ध रहेगा और कब वो लॉक हो जाएगा। ऑक्सीकरण, ये वही प्रक्रिया है जिससे लोहे में जंग लगता है ना? ऑक्सीजन का जुड़ना। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। और जैसे जंग लगा लोहा पानी में आसानी से नहीं घुलता, वैसे ही ऑक्सीडाइज्ड पोषक तत्व भी पौधों के लिए लॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब मिट्टी में पानी भर जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, धान के खेतों में। हाँ बिल्कुल, जैसे धान के खेतों में, तो वहां अवकरण यानी रिडक्शन की स्थिति बनती है। इस मौसम में लोहा और मैंगनीज जैसे तत्व बहुत ज्यादा घुलनशील और उपलब्ध हो जाते हैं, इतने ज्यादा कि कभी-कभी वो पौधों के लिए जहरीले मतलब टॉक्सिक भी हो सकते हैं। ये डायग्राम इन्हीं जटिल संबंधों का एक वैज्ञानिक नक्शा है। तो हमारे पास पीएच है, ऑक्सीजन का लेवल है, लेकिन ये और भी उलझ जाता है ना? जी। स्रोत बताते हैं कि ये पोषक तत्व आपस में भी बातचीत करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मुझे पी प्रेरित जिंक की कमी यानी पी इंड्यूस्ड जिंक डेफिशिएंसी के बारे में पढ़कर बहुत हैरानी हुई। हाँ, और ये खेतों में होने वाली एक बहुत ही आम समस्या है। ये एक ट्रैप जैसा है। किसान अच्छी फसल के लिए फास्फोरस वाला उर्वरक डालता है, जो जरूरी भी है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा डाल दे तो ये अतिरिक्त फास्फोरस मिट्टी में पहले से मौजूद जिंक के साथ मिलकर एक ऐसा अघुलनशील यौगिक जिंक फॉस्फेट बना लेता है जिसे पौधा इस्तेमाल नहीं कर सकता। मतलब तिजोरी की चाबी जिंक तो है, पर किसी ने ताले में गूंद अतिरिक्त फास्फोरस भर दिया है। बिल्कुल यही नतीजा, मिट्टी में जिंक होते हुए भी पौधे को उसकी कमी हो जाती है। ये दिखाता है कि पोषक तत्वों का संतुलन कितना नाजुक और जरूरी है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी और जटिल समस्या है। अगर किसी किसान को शक हो कि उसकी मिट्टी इस तरह से बीमार है, तो वो उसका पता कैसे लगाएगा? आप सिर्फ देख के तो बता नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, इसके लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाना पड़ता है, और वो है मिट्टी की जांच, सॉइल टेस्टिंग। इसके बिना उर्वरक डालना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। स्रोत में विशेष रूप से DTPA टेस्ट का जिक्र किया गया है। ये जिंक, कॉपर, आयरन और मैंगनीज जैसे तत्वों की उपलब्ध मात्रा का पता लगाने के लिए एक बहुत ही भरोसेमंद और प्रचलित तरीका है। ये DTPA टेस्ट काम कैसे करता है? ये कैसे पता लगाता है कि पौधे को क्या मिलेगा? DTPA एक किलेटिंग एजेंट है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा रसायन है जो इन धातु आयनों को बहुत मजबूती से पकड़कर घोल में ले आता है। ठीक उसी तरह जैसे पौधे की जड़ें करती हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे पौधे की जड़ें अपने खास रसायनों से इन तत्वों को मिट्टी से खींचती हैं, तो ये टेस्ट एक तरह से पौधे की जड़ की नकल करता है। इससे जो मात्रा निकल कर आती है वो हमें ये सटीक अंदाजा देती है कि पौधे के लिए असल में कितना पोषक तत्व उपलब्ध है, न कि मिट्टी में कुल कितना है। ठीक है, तो जांच हो गई और कमी का पता चल गया। अब इलाज क्या है? प्रबंधन के लिए सबसे सीधा तरीका तो है सूक्ष्म पोषक उर्वरकों का इस्तेमाल करना। जैसे भारत में जिंक की कमी को पूरा करने के लिए जिंक सल्फेट का इस्तेमाल बहुत आम है। इसे सीधे मिट्टी में डाला जा सकता है या पानी में घोलकर फसल पर इसका छिड़काव किया जा सकता है। क्या इसके अलावा कोई और आधुनिक या स्थायी समाधान भी है? हाँ, अब विज्ञान आगे बढ़ रहा है। एक बहुत ही प्रोमिथियस समाधान है बायोफोर्टिफिकेशन। इसमें फसल प्रजनन यानी प्लांट ब्रीडिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए फसलों की ऐसी किस्में तैयार की जाती हैं जो अपनी जड़ों से ज्यादा सूक्ष्म पोषक तत्व सोखती हैं और उन्हें अपने दानों या फलों में जमा करती हैं। अच्छा, तो बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब हुआ कि हम फसल को ही सिखा रहे हैं कि वो अपना विटामिन सप्लीमेंट खुद बना ले। आप इसे ऐसे कह सकते हैं, ये समस्या को जड़ से पकड़ने का एक तरीका है।
बजाय इसके कि हम हर साल मिट्टी में उर्वरक डालें, हम ऐसी फसलें उगाएं जो खुद ज़्यादा पौष्टिक हों। ये सीधे भोजन की गुणवत्ता को सुधारने का एक ज़्यादा स्थायी और प्रभावी तरीका हो सकता है, खासकर उन ग्रामीण इलाकों के लिए जहां लोगों को अलग-अलग तरह का पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता। तो जब हम इस पूरी चर्चा को समेटते हैं, तो मेरे लिए जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात निकल कर आ रही है, वो ये है कि हम अपनी ज़मीन को ज़्यादा खिलाने के चक्कर में उसे असल में भूखा मार रहे हैं। हम एनपीके जैसे उर्वरकों को फास्ट फूड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे मिट्टी को कैलोरी तो मिल रही है लेकिन असली पोषण नहीं। और मिट्टी की ये छिपी हुई भूख हमारे अंदर पोषक तत्वों की एक असली भूख पैदा कर रही है। हमारा स्वास्थ्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्रोत में इन कमियों को दूर करने के तरीके तो बताए गए हैं, लेकिन ये हमें एक ज़्यादा बड़े और महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। हमारी आबादी बढ़ रही है और उसका पेट भरने के लिए हमें खेती को और गहन बनाना ही होगा। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या हमारा लक्ष्य सिर्फ इन कमियों का पता लगाकर उन पर रासायनिक उर्वरकों का बैंडेड लगाना होना चाहिए, या हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है? क्या उर्वरक डालना एक स्थायी समाधान है, या ये सिर्फ एक अस्थायी उपाय है जो हमारी ज़मीन का शोषण करने वाली आदतों को बनाए रखने में मदद कर रहा है? शायद अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ कमियों को दूर करने के बजाय मिट्टी में इन पोषक तत्वों के एक स्वस्थ और जीवंत संतुलन को सक्रिय रूप से बनाने और उसे बनाए रखने के बारे में सोचें। ये एक ऐसा विचार है जो हमारी आने वाली कृषि की दिशा तय करेगा।